नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर से। आपको रूबरू करा दें कि आगरा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज आगरा पहुंचेंगे सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव। इस वक्त आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचेंगे और वहीं सड़क मार्ग से ताज नगरी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। और वहीं आपको बता दें कि भीम नगरी में घायल हुए अजयशील गौतम के घर पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे। और वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव शाम करीब 6 बजे नगला पद्मा सदर पहुंचेंगे और अजयशील गौतम के आवास पर उसके बाद एक वैवाहिक कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव आज आगरा आने वाले। और वहीं आपको बता दें कि शाम के करीब 6 बजे अजयशील गौतम के घर पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे और एक विवाह कार्यक्रम में भी अखिलेश यादव शामिल होंगे। और वहीं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के नेतृत्व में दिल्ली के जहांगीरपुरी का दौरा किया और वो उस पॉइंट पर भी गए जहां से दंगा शुरू हुआ। और दौरे के बाद उन्होंने प्रशासन से ये सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया कि इस केस में किसी भी निर्दोष के खिलाफ मामला दर्ज न किया जाए। और वहीं आयोग ने दोनों समुदाय के बीच बढ़ते तनाव को रोकने में जिला प्रशासन की भूमिका की सराहना करते हुए सभी दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने और आवश्यक कदम उठाने की सलाह भी दी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। और वहीं प्रतिनिधिमंडल ने डीसीपी उत्तर पश्चिमी से भी मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। और आयोग ने दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त बैठक भी की और उन्हें नियमित रूप से अमन समिति की मीटिंग आयोजित करने की सलाह दी गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बयान के अनुसार प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि हनुमान जयंती के अवसर पर तीसरा जुलूस जिसकी अनुमति नहीं थी को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निकाला गया था। और वहीं जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच पहले मामूली हाथापाई हुई, जो बाद में हिंसक हो गए और इस हिंसा में घायल हुए 9 लोगों में से 8 पुलिसकर्मी भी थे। और वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने बताया कि जहांगीरपुरी में स्थिति अभी शांतिपूर्ण है और अमन कमेटी से बातचीत भी की गई है। और वहीं जांच निष्पक्ष तरीके से हो रही है और इस घटना के सिलसिले में अब तक कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 किशोरों को भी इसमें पकड़ा गया है। वहीं दिल्ली पुलिस यहां ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया। और उधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता से तार जुड़े होने का आरोप लगाया। और जहांगीरपुरी में शनिवार को शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें करीब 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हो गया था। और पुलिस के अनुसार झड़पों के दौरान पथराव और आगजनी भी हुई और कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। और पुलिस ने कहा कि कड़े कानून के तहत जिन पर मामला दर्ज किया गया उनमें हिंसा का कथित मुख्य साजिशकर्ता अंसार और सोनू शामिल है, जिससे शनिवार को हिंसा के दौरान एक वीडियो में गोलीबारी करते हुए भी देखा गया था। और पुलिस अधिकारी ने बताया कि इनके अलावा सलीम, दिलशाद और आहिर के खिलाफ भी एनएसए लगाया गया। और पुलिस ने मंगलवार को कहा कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले के एक आरोपी को पिस्तौल उपलब्ध कराने के आरोप में गुल्ली नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। और उन्होंने बताया कि गुल्ली के अलावा दिलशाद को भी गिरफ्तार किया गया और ये दोनों जहांगीरपुरी के निवासी बताए गए। और वहीं पुलिस के मुताबिक हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़पों के सिलसिले में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इसमें 2 नाबालिग को भी पकड़ा गया। और इस बीच पुलिस ने कहा कि जहांगीरपुरी में हालात सामान्य हो रहे हैं और हिंसा प्रभावित क्षेत्र में भारी सुरक्षा बल भी तैनात है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर एक खबर सामने आ रही है, जहां पर मुठभेड़ के बाद हथियारों के एक सप्लायर को भी अब गिरफ्तार किया गया और इसके ऊपर हिंसा वाले दिन भी हथियारों की आपूर्ति का शक है। और मुठभेड़ में गिरफ्तार के बाद इसे गिरफ्तार किया गया। और वहीं आपको बता दें कि आउटर नोट दिल्ली के डीसीपी ब्रिजेंद्र यादव ने बताया कि हथियारों की सप्लाई करने वाले शख्स के ऊपर
पीछे करीब 60 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए। और दिल्ली पुलिस ने यहां जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया। और उधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता से तार जुड़े होने के आरोप लगाए। और वहीं जहांगीरपुरी में शनिवार को शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच ये झड़प हुई थी, जिसमें करीब 8 पुलिसकर्मी घायल हुआ और एक स्थानीय निवासी भी घायल हुआ था। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया। और वहीं बीजेपी ने आरोपी से अपने और आपके तार जुड़े होने पर एक दूसरे पर आरोप लगाया। और वहीं आपको बता दें कि इस दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई, जिसमें करीब 8 पुलिसकर्मी घायल हुआ और एक स्थानीय निवासी घायल हुआ। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा का मामला बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और दिल्ली से बाहर के राजनीतिक दल भी और नेता भी इसमें कूदते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने ये प्रतिक्रिया उस फैसले पर दी है जिसमें एमसीडी ने इस इलाके में बने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया। और ओवैसी ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार सहित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा है। और ओवैसी ने इस फैसले को बीजेपी का गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान बताया और साथ ही इस फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भूमिका को संदिग्ध भी बताया गया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और बीजेपी अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी अब घरों को तबाह करने जा रही है। और वहीं कोई नोटिस नहीं, अदालत जाने का मौका नहीं, बस गरीब मुसलमानों को जिंदा रहने की सजा देना है। और वहीं अरविंद केजरीवाल को अपनी संदिग्ध भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए। क्या उनकी सरकार का पीडब्ल्यूडी इस विध्वंस अभियान का हिस्सा है? क्या जहांगीरपुरी के लोगों ने उन्हें इस तरह के विश्वासघात और कायरता के लिए उन्हें वोट दिया था? और उनका बार बार बचना और ये कहना कि पुलिस हमारे नियंत्रण में नहीं है, यहाँ काम नहीं करेगा। और अपने ट्वीट के अंत में ओवैसी ने लिखा कि निराशाजनक स्थिति। और वहीं आपको बता दें कि एमसीडी ने जहांगीरपुरी में बने अवैध मकानों को तोड़ने का फैसला किया और इस संबंध में उसने दिल्ली पुलिस से करीब 400 पुलिसकर्मी मांगे। और एमसीडी अवैध मकानों को गिराने की कार्रवाई 20 और 21 अप्रैल को करना चाहती है और एमसीडी में बीजेपी का अभी कब्जा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाउडस्पीकर पर तेज स्वर में बजने वाले संगीत पर रोक लगाने के निर्देश के अनुपालन में गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मंगलवार को मंदिरों और मस्जिदों सहित लगभग 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया। और वहीं अधिकारियों ने ये जानकारी दी। और वहीं गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्तालय ने मंगलवार को धार्मिक स्थलों, विवाह भवनों जैसे स्थानों पर बजने वाले लाउडस्पीकर डीजे के संबंध में नोटिस देकर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन हो। और उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देश पर लाउडस्पीकर के प्रयोग को लेकर पुलिस अधिकारियों ने मंदिरों, मस्जिदों सहित अन्य पूजा स्थलों के अलावा विवाह भवनों और डीजे संचालकों का भी दौरा किया है। वहीं संयुक्त पुलिस आयुक्त लव कुमार ने बताया कि यूपी शासन के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस आयुक्तालय गौतम बुद्ध नगर द्वारा धार्मिक स्थल, विवाह भवन, डीजे संचालकों को नोटिस देकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया। और उन्होंने बताया कि मंगलवार को आयुक्तालय के अधिकारियों ने करीब 621 मंदिरों में से 602 और वहीं 268 मंदिरों में से 265 मस्जिदों और 16 अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस देने के साथ साथ 217 बारात घरों और 182 डीजे संचालकों में से करीब 175 डीजे संचालकों को नोटिस दिया। और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी धार्मिक स्थल, डीजे संचालक उच्च न्यायालय ने कहा कि ध्वनि संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार का प्रमुख औद्योगिक शिखर सम्मेलन 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2 साल के अंतराल के बाद आज से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था, लेकिन पीएम मोदी
शिखर सम्मेलन शामिल नहीं होंगे और तीसरी बार सत्ता में आने के बाद और वहीं दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच आज सुबह 11 बजे डीडीएमए की बैठक होनी है। और वहीं आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में उपराज्यपाल की अध्यक्षता में कोरोना को रोकने के उपायों पर भी अब चर्चा होगी और साथ ही इस मीटिंग में मास्क न पहनने पर हटे चालान को लेकर भी अब चर्चा की जाएगी। दरअसल दिल्ली में कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसने प्रशासन की अब चिंता बढ़ा दी और इस महीने की शुरुआत में डीडीएमए द्वारा 500 रुपये का जुर्माना वापस लेने के बाद दिल्ली में लोगों द्वारा मास्क का उपयोग काफी कम हो गया। और एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आदर्श स्थिति नहीं है। और अधिकारी ने यह भी कहा कि बैठक के दौरान दिल्ली में अनिवार्य रूप से मास्क के उपयोग के सख्त कार्यान्वयन के लिए फिर से जुर्माना लगाने पर चर्चा होने की संभावना है। और वहीं सूत्रों ने कहा कि डीडीएमए की बैठक में स्कूलों में बच्चों के संक्रमण से प्रभावित होने की खबरों के मद्देनजर ऑफलाइन और ऑनलाइन सेक्शन का भी विकल्प देने पर भी चर्चा हो सकती है। और गौरतलब है कि राजधानी में कोरोना पॉजिटिव बच्चों की संख्या बढ़ रही है और इससे पेरेंट्स की चिंता भी अब काफ़ी बढ़ गई है। और वहीं दिल्ली सरकार ने स्कूल अधिकारियों से कहा है कि जहां भी कोई छात्र या शिक्षक संक्रमित पाया जाता है वहां विशिष्ट विंग या कक्षाएं बंद कर दे। और दिल्ली में मंगलवार को करीब 632 नए केस सामने आए, जो 17 फरवरी के बाद सबसे ज़्यादा है। और वहीं कुल मरीजों की संख्या 1947 पहुँच गई है, जो कि 27 फरवरी के बाद सबसे ज़्यादा बनी हुई है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि सोमवार के मुकाबले मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट में कमी आई और सोमवार को पॉजिटिविटी रेट 7.72% था, जबकि बुधवार को पॉजिटिविटी रेट गिरकर 4.42% हो गया। वहीं दिल्ली सरकार ने आज ये जानकारी देते हुए कहा कि भूटान ने दिल्ली सरकार के स्कूलों के उद्यमिता और मानसिकता पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन को समझते हुए इसे अपने स्कूलों में शामिल करने की जिज्ञासा दिखाई है। और इस दिशा में मंगलवार को दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने भूटान के शिक्षा विभाग और वहां शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में एक ओरिएंटेशन सेशन का आयोजन भी किया है और उन्हें उद्यमिता और मानसिकता पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में बताया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें खुशी है कि ऐसे शैक्षणिक आदान प्रदान से दोनों देश के संबंधों को और अधिक मजबूती भी मिलेगी और दोनों देशों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और यह हमारे शिक्षा निदेशालय के लिए गर्व का मौका है। और वही मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि शिक्षा के इस आदान प्रदान में हमने भूटान से भी सीखा और जब हमने अपने स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम शुरू करने का सोचा तो हमारी प्रेरणा का स्रोत भूटान भी रहा था और साथ ही भूटान के इंक्लूसिव असेसमेंट सिस्टम से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उन्होंने आगे कहा कि हमें खुशी होगी कि हमने जो सीखा है उसे भूटान के साथ साझा करें और उम्मीद है कि इससे दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध भी स्थापित होंगे। और इस दौरान भूटान के डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के निदेशक वांगपो तेंजिन ने भी कहा कि दिल्ली के माइंडसेट प्रोग्राम का हम भूटान में स्वागत करते हैं और कोरोना ने हम सभी को अनिश्चितता का सबक भी सिखाया और इसे ध्यान में रखते हुए उद्यमिता और मानसिकता पाठ्यक्रम हमारे युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और ऐसे करिकुलम हमारे स्टूडेंट्स को स्किल्स, सोच, आइडियाज़ और बेहतर बनाने में मदद करेंगे ताकि वो खुद को और समाज को सपोर्ट कर सकें। वहीं करोड़ों देवी देवता भारत में पूजे जाते हैं और लोगों की आस्था और निष्ठा ने ईश्वर से जुड़े तमाम साक्ष्यों को संजो कर रखा है, जिसके दर्शन करने देश और दुनिया के कोने कोने से लोग भारत में आते हैं। और एक ऐसी ही जगह है बिहार में, जहां पर स्थित देवी मुंडेश्वरी के दुर्लभ दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। और क्या कुछ खास रहता है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुंडेश्वरी देवी का मंदिर बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल में पवरा पहाड़ी पर बसा हुआ है, जो कि 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना गया है।
इसकी स्थापना 108 ईस्वी में हुई थी। यहाँ शिव और पार्वती की पूजा होती है। प्रमाणों के आधार पर इसे देश का सबसे प्राचीन मंदिर माना गया है। ये मंदिर पवरा पहाड़ी के शिखर पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट है। साल 1812 ई से लेकर 1904 ई के बीच में ब्रिटिश यात्री R.N. मार्टिन, फ्रांसिस बुकानन और ब्लॉक ने इस मंदिर का भ्रमण भी किया था। पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ से प्राप्त शिलालेख 389 ई के बीच का है, तो वहीं इसकी पुरानता को दर्शाता है। मुंडलेश्वरी भवानी के मंदिर के नक्काशी और मूर्तियां उत्तर गुप्तकालीन है। ये पत्थर से बना हुआ अष्टकोणीय मंदिर है। इस मंदिर के पूर्वी खंड में देवी मंडलेश्वरी के पत्थर से भव्य और प्राचीन मूर्ति मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मां वाराही के रूप में विराजमान है, जिनका वाहन महिष है। आपको बता दें कि इसके साथ ही मंदिर में प्रवेश के 4 द्वार हैं, जिसमें एक को बंद कर दिया गया है। तो वहीं इस मंदिर के मध्य भाग में पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। कहते हैं कि जिस पत्थर से ये पंचमुखी शिवलिंग निर्मित किया गया है, उसमें सूर्य की स्थिति के साथ साथ पत्थर का रंग भी बदलता है। पश्चिम में पूर्वाभिमुख विशाल नदी की मूर्ति है, जो आज भी अखंडित है। साथ ही यहाँ पर पशु बलि में बकरा चढ़ाया जाता है, पर उसका वध नहीं किया जाता। बलि की ये सात्विक परंपरा पूरे भारतवर्ष में कहीं और नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो आपको बता दें कि एक तरफ मंदिर तक पहुंचने के लिए 524 फीट तक सड़क मार्ग की सुविधा है, जहां हल्की गाड़ियां जा सकती हैं। राजधानी पटना से प्रतिदिन कई वातानुकूलित और सामान्य गाड़ियां भभुआ के लिए प्रस्थान करती हैं। वाराणसी और पटना से भी रेल द्वारा आने के लिए गया मुगलसराय रेलखंड पर स्थित भभुआ रोड पर स्टेशन से आया जा सकता है। साथ ही मुंडेश्वरी मंदिर की प्राचीनता का महत्व इस दृष्टि से और भी अधिक है कि यहाँ पर पूजा की परंपरा 1900 सालों से लगातार चली आ रही है और आज भी ये मंदिर पूरी तरह से जीवंत है। बड़ी संख्या में भक्तों का यहाँ आना जाना आज भी लगा रहता है। मंदिर परिसर में विद्यमान शिलालेखों से इसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। इतिहासकारों का तो यहाँ तक कहना है कि 1838 से 1904 ई के बीच कई ब्रिटिश विद्वान और पर्यटक यहाँ आया करते थे। मंदिर का एक शिवलेख कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में भी रखा गया है। पुरातत्वविदों के अनुसार ये शिलालेख 349 ई से 636 ई के बीच का है। तो वहीं इस मंदिर का उल्लेख कनिंघम ने भी अपनी किताब में किया है, जहां स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कैमूर में मुंडेश्वरी पहाड़ी है, जहां मंदिर ध्वस्त रूप में विद्यमान है। इस मंदिर का पता तब चला जब कुछ गडरिये पहाड़ी के ऊपर और मंदिर के स्वरूप को देखने पहुंचे। हालांकि उस समय इसकी इतनी ख्याति नहीं थी जितनी अब है, पर मंदिर से मिले शिलालेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर कुछ लोगों द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि ये आरंभ में वैष्णव मंदिर रहा होगा, जो बाद में शैव मंदिर हो गया और उत्तर मध्य युग में शक्ति विचारधारा के प्रभाव से शक्तिपीठ के रूप में परिणत हो गया है। साथ ही साथ मंदिर की प्राचीनता का आभास यहाँ से मिले महाराजा दुत्तागाबनी के मुद्रा से भी होता है, जो बौद्ध साहित्य के अनुसार अनुराधपुर वंश का था और इस पूर्व 101-77 में श्रीलंका का शासक रहा था। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज।